चीज़ है। Okay, so hello everyone, Assalamu alaikum and good evening. This is Muhammad Aniyab Kamal. I'm the Secretary STGs at the Burak Association, and along with this, I'm playing my role as the co-founder for React Resilience and Adaptation. और चूंकि हम लोग हमारी कंटिन्यूटी में थे हमारे कोर्स की, जिसका नाम था द एबीसीज ऑफ सस्टेनेबिलिटी, और हम लोग हर लेटर को पढ़ रहे थे, हर लेटर के ऊपर देख रहे थे कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किस चीज़ की बेस बना रहे हैं, किस चीज़ के लिए मुकर्रर है। आज के लिए जो हमारे लेटर हैं, क्योंकि हम लोग उनको जानते हैं, बट स्टिल इट इज़ बिलीव्ड कि हम लोग इनको भी डिस्कस करें, हम लोग उनको भी प्रॉपर्ली पढ़ें, क्योंकि अगर हम उस नॉलेज को पढ़ें उनकी, जो हमें नहीं बताएगी या जिसका हमें इल्म नहीं है, एज कंपेयर टू दैट नॉलेज जो कि हम लोगों ने पढ़ चुके हैं या जो कि हम लोग आने वाले दौर में पढ़ेंगे, जब हमारी डिग्रीज कि किसी ना किसी स्टेज पे हम आइदर पढ़ चुके हैं या अभी हम पढ़ेंगे। तो उस नॉलेज को थोड़ा सा परे रखकर हम उस नॉलेज को पढ़ेंगे जो कि हमें वो डिग्रीज के अंदर नहीं मिलेगा फॉर दीज टू लेटर्स। तो एनी गेसेस, तो आई वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम ऑल द फेलोज जो कि भी हमारे पास ज्वाइन किए हुए हैं, एनी गेसेस कि हमारे पास जो लेटर आई है दैट स्टैंड्स फॉर व्हाट? इज देयर एनीवन जो कि बताना चाहेगा? एक तरीके से बेशक आप गेस रॉन्ग करें सही करें, इट डजंट मैटर, इट रियली डजंट मैटर। आई जस्ट वांट कि हमारे पास एक थोड़ी सी कंट्रीब्यूशन हो। अच्छा, एनी हिंट्स इसके अंदर? हिंट में आपको मैं सरिया ये दे देता हूँ कि लेटर आई फोकसेस कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करें। और ये एक तरीके से पूरा भी कर रहा होता है हमारा एक गोल जो कि है लिविंग नो वन बिहाइंड, चाहे वो डेवलपमेंट के जुमरे में हो, चाहे वो एसडीजीज के जुमरे में हो। सो दिस इज द मेजर थीम, द मेजर हिंट कि वी शैल नॉट बी लिविंग बिहाइंड, और सारे के सारे लोग उस चीज के अंदर आप कह लें शामिल होने चाहिए। मैंने बहुत बड़ी हिंट दे दी है, अगर आप इसको थोड़ा सा आप कह लें। ओके, मिस रिया कह रही है इंटर कम्युनिकेशन। थैंक यू सो मच मिस रिया। Apart from Miss Ariha, is there anyone who wants to contribute for this? Okay, what does the letter I stand for? I will be giving you 10 seconds, and after that, we'll be drum rolling the letter I. Miss Bushra area inclusiveness. Thank you so much, Miss Bushra. Apart from Miss Bushra, Miss Ariha, is there anyone you can contribute करना चाहेगा? तो you all are वार्मली वेलकम कि आप लोग प्रॉपरली कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। कंट्रीब्यूशन के लिए यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं रोका होता। आप हाईली कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, आप हाईली आपके लिए इन्वॉल्व हो सकते हैं इन सेशंस के अंदर। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम लोग मूव करते हैं। और हमारा जो लेटर आई है, मिस बुशरा आप सही थी कि लेटर आई स्टैंड्स फॉर इंक्लूजन एंड इक्विटी। हम लोग प्रॉपरली देखेंगे कि हाउ लेटर आई के अंदर ये जो इंक्लूजन है रिप्रेजेंट्स इटसेल्फ। हम लोग इसके अंदर देखेंगे कि किस तरीके से अपनी अहमियत को बताता है। हम लोग देखेंगे इसको इसके अंदर कि किस तरीके से इसके अंदर अपनी अहमियत को ये जताता है, और हम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं इंक्लूजन को सस्टेनेबिलिटी के अंदर। अल्टीमेटली हमारा ये मोटिव होना चाहिए। अब अगर हम बात करें इंक्लूजन एंड इक्विटी की शुरुआत में, तो सस्टेनेबिलिटी की जो एफर्ट्स होती हैं वो सक्सीड, वो कामयाब तब तक नहीं होती जब तक हमारे पास डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन इसके अंदर इन्वॉल्व ना हो, इसके अंदर आप कह लें डाले ना हो। हम लोग जो हमारे डाइवर्स थॉट्स होते हैं, जो हमारी आवाज़ होती है, वॉइसेस होती हैं डिफरेंट यूथ लेड चैनल्स की, इवन कि आपकी खुद की इंडिविजुअल्स की, हमारी गवर्नमेंट्स की, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस की, नेशंस की, और हमारी अप्रोचेस, क्योंकि हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की डिफरेंट अप्रोचेस हैं। ये सारी की सारी चीज़ें वाइटल होती हैं सस्टेनेबिलिटी के तमाम एस्पेक्ट्स के अंदर। पब्लिक सपोर्ट सस्टेनेबिलिटी के लिए ज़रूरी होता है, और ये इंक्रीज होता है जब हमारे पास ये इंक्लूजन की एफर्ट्स एक्सपेंड होती है। अब अगर हम मजीद इसके अंदर चलें, लेट मी जस्ट ऐड अ हेलो। अब अगर हम इसे को मजीद देखें तो हमारे पास ये है कि जो सस्टेनेबिलिटी है, इट इज ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ जस्ट एंड लिवेबल फ्यूचर फॉर ऑल। हम लोग यही पढ़ रहे हैं कि ये हमारे पास एक जस्ट फ्यूचर है, हमारे पास एक लिवेबल फ्यूचर है, और लेकिन ये फ्यूचर सस्टेनेबल तब
हो सकता है असल में जब हमारे पास किसी भी हम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी को पीछे मत छोड़ें, जब हम किसी भी इंसान को पीछे मत छोड़ें। वी शैल नॉट बी लीविंग बिहाइंड एनी पर्सन। हमारे पास डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन, ये जो चीजें होती हैं, तीन चीजें, ये सिर्फ और सिर्फ ऑप्शनल एड ऑन्स नहीं है सस्टेनेबिलिटी मूवमेंट में, ये उसके एसेंशियल पिलर्स हैं। और ये इंश्योर करते हैं कि आपके जो सोल्यूशंस हैं वो इफेक्टिव हो, आपके वो सोल्यूशंस फेयर हो, आपके सोल्यूशंस लॉन्ग लास्टिंग। और हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि जो हमारी, फॉर एग्जांपल, क्योंकि अगर हम बात करें ग्लोबल वर्ल्ड की, तो ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर हमारे पास एक तरीके से वही आप कह रहे हैं, आपके स्किन कलर की बेस के ऊपर एक रेशियल डिवाइड है। तो वो देखा जाता है कि हम लोगों को रिफ्लेक्ट करना पड़ता है कि किस तरीके से ब्लैक कम्युनिटीज जो होती हैं वो कंट्रीब्यूट कर रही होती हैं इन्वायरमेंटल जस्टिस एंड सस्टेनेबिलिटी की तरफ। और ये मैं आपको ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूँ एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। और ये देखा जा रहा होता है कि किस तरीके से ये सेंटर कर रही होती है डीईआई के एफर्ट्स को इंक्लूड इन सस्टेनेबिलिटी के अंदर। और बाय डीईआई आई मीन टू से डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड आपका इंक्लूजन। क्लाइमेट रेजिलियंस से लेके फूड सिक्योरिटी तक, आपकी जो भी, फॉर एग्जांपल ब्लैक लीडर्स होते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसके अंदर हमारे पास ब्लैक लाइव्स होती हैं, वो बता रही होती है कि सस्टेनेबिलिटी के ऊपर फोर फ्रंट को, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम किस तरीके से करिए, वो फोर फ्रंट के ऊपर खड़े होकर। और उनकी वॉइसेस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, हमें उनकी वॉइसेस को दबाना नहीं है। और उनका काम हमें रिमाइंड करवाता है, हमें याद दिलाता है कि सस्टेनेबिलिटी सिर्फ ये नहीं है कि आप कार्बन फुटप्रिंट्स रिड्यूस करो, आप प्लास्टिक स्ट्रॉस को बैन करो। उनका काम हमें ये बताता है कि जो सस्टेनेबिलिटी है इसके अंदर आपको जस्टिस, इक्विटी मेंटेन करना पड़ेगा। और ये यकीनी बनाना पड़ेगा कि हर बंदा, हर इंसान को एक्सेस मिलना चाहिए एक हवा का, साफ हवा का, साफ पानी का और एक सेफर फ्यूचर का। जब हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो हमारा जो फोकस है वो ज्यादा से ज्यादा शिफ्ट हो रहा होता है टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, वेस्ट रिडक्शन एंड कंजर्वेशन। लेकिन इन एफर्ट्स से किसको अल्टीमेटली फायदा पहुंचता है और कौन सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट का नुकसान पहुंचता है, किसको सबसे ज्यादा, या किसको सबसे ज्यादा इन्वायरमेंटल हार्म का नुकसान पहुंचता है, हमें ये देखना पड़ेगा। एंड उस सब चीजों के लिए हम लोग आगे चलते हैं, अगली स्लाइड के ऊपर चलते हैं। अब अगर हम मजीद आगे बढ़े तो हमारे पास है कि वाई आई एंड डी, मतलब कि वाई इंक्लूजन एंड इक्विटी, मतलब कि डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन मैटर्स इन सस्टेनेबिलिटी। अब एक ये सवाल है हमारे पास। अब अगर हम इस चीज को देखें तो हमारे पास आता है कि जो रियलिटी है हमारी वो ये है कि जो इन्वायरमेंटल जस्टिस है वो, या एक तरीके से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इन्वायरमेंटल इनजस्टिस की, तो इन्वायरमेंटल इनजस्टिस डिस्प्रोपोर्शनैलिटी अफेक्ट कर रहा होता है ब्लैक, इंडिजीनियस और पीपल ऑफ कलर की कम्युनिटीज को, लाइक आपकी ब्लैक कम्युनिटीज को, आपके इंडिजिनस कम्युनिटीज को। और चाहे अगर आपकी फेयर्स के, आपकी एक तरीके से व्हाइट स्किन नहीं है, तो उन लोगों को भी अफेक्ट कर रहा होता है। और ये उन लोगों को ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है जहाँ जो लोग पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज के साथ साथ रह रहे होते हैं, रिगार्डलेस ऑफ देयर स्किन। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक की फैक्ट्रीज होगी, क्यों? क्योंकि वो फिर सफर कर रहे होते हैं आपके लिए हार्मफुल एमिशन से। फिर वो सफर कर रहे होते हैं आपके क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर से, सच एज आपकी वाइल्ड फायर्स होगी, आपकी इंटेंस स्टॉर्म्स होगी, आपकी फ्लडिंग होगी। और साथ साथ फिर उनको लिमिटेड एक्सेस दी जाती है ग्रीन स्पेसिस की और साफ पानी की, उनकी रेशियल चीज के ऊपर, उनकी कलर की, स्किन कलर की बुनियाद के ऊपर। और ये मैं आपको वैसे बार बार बता रहा हूँ कि ये मैं आपको बाहर के पर्सपेक्टिव में बता रहा हूँ, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द आउटर वर्ल्ड, आउटर कम्युनिटी, रिगार्डलेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, हमें पता पाकिस्तान में ऐसा नहीं है। अगर हम बात करें एक प्राइम एग्जांपल की, तो वो है हमारे पास फ्लिंट वाटर क्राइसिस, जो कि प्रीडोमिनेटली ब्लैक कम्युनिटी हमारे पास सफर की गई थी लेड कंटेमिनेटेड वाटर से बहुत सालों तक। और जब उन्होंने इस चीज को रिपोर्ट किया था तो ऑफिशियल्स ने उनके कंसर्न्स को इग्नोर कर दिया था। और ये सिर्फ और सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर नहीं था, ये फेलियर था इक्विटी का। और ये कहा जाता है कि विदाउट डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम लोग रिस्क कर रहे होते हैं डेवलपिंग पॉलिसीज और सॉल्यूशंस को, जो कि फिर आपकी अल्टीमेटली वल्नरेबल कम्युनिटीज को या तो पीछे छोड़ देती हैं या उनको और ज्यादा बुरी हालत का शिकार बना देती है, और उनको फिर आप मार्जिनलाइज भी नहीं कर सकते। और फिर जब हमारे पास सस्टेनेबिलिटी के एफर्ट्स को हम लोग सेंटर कर रहे होते हैं, जब सस्टेनेबिलिटी के एफर्ट्स पर काम हो रहा होता है, तो हमें चाहिए कि इक्विटी को हम सेंटर बनाए। इससे ये होता है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट आता है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इंक्लूजन, या एक तरीके से जब हमारे पास डिसीजन मेकिंग में इंक्लूजन होती है, इंक्लूसिविटी आती है, तो ये इंश्योर करती है, ये यकीन दहानी कराती है कि जो हमारी पॉलिसीज हैं वो
कंसीडर करती हैं उन लोगों को जो सबसे ज्यादा अफेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज से, पोल्यूशन से, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन से। उनकी नीड्स सबसे ज्यादा हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं जब हम इंक्लूजन को लेके चलते हैं। और ये फिर इस चीज को बताती है कि जब अगर हम इनकी वॉइसेस को, इनके एक्सपीरियंसेस को एम्पलीफाई करेंगे, मतलब इनको और ज्यादा आप कह दें इनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, इनको और ज्यादा बढ़ावा देंगे इनकी वॉइसेस को, क्यों? बिकॉज दे हैव टू बी गेट हर्ड बाय अदर कम्युनिटीज। तो तब हम जाके एक सोल्यूशन बनाते हैं, हमारे पास सोल्यूशंस निकलते हैं। और वो सोल्यूशंस दो चीजों के ऊपर मुश्तमिल होते हैं, एक तो वो इनोवेटिव होते हैं और दूसरा वो जस्ट होते हैं, मतलब कि इक्वल होते हैं। लेट मी ऐड अनदर फेलो। अब हमारे पास एक सवाल पैदा होता है, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें तो हमारे पास है कि फोकस एरियाज कौन कौन से होते हैं। तो वी हैव 5 फोकस एरियाज जिसके अंदर हम लोग बात कर रहे होते हैं। दो फोकस एरियाज आर वेरी, आप कह लें, बेसिक, लेकिन साथ ही साथ इंपॉर्टेंट टू। अब अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास डिसेबिलिटी इंक्लूजन, फिर आता है हमारे पास सोशल इंक्लूजन, फिर आता है हमारे पास कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट, फिर आता है हमारे पास इंडिजिनियस पीपल, एंड देन हमारे पास सिटीजन एंगेजमेंट। हमारी जो फोकस एरियाज है, अगर हम बात करें डिसेबिलिटी इंक्लूजन की, जस्ट अ मिनट, इसका मतलब आज फेलोज थोड़ा सा लेट हो चुके हैं एडिशन के ऊपर। ओके, अब अगर हम बात करें डिसेबिलिटी इंक्लूजन की, तो हमारे पास ये हमें पता होना चाहिए कि 1 बिलियन से ज्यादा लोग, मतलब कि वर्ल्ड की पॉपुलेशन का 16% अभी वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है कोई किसी न किसी फॉर्म की डिसेबिलिटी को। हमारे जो लोग हैं जो कि डिसेबिलिटी का शिकार हैं, या एक तरीके से एक ऐसा ऑन एन एवरेज अगर हम उनको एक ग्रुप मानने रखें, हमको एक ग्रुप के तौर पर प्रेजेंट करें, तो वो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स एज कम्पेयर टू दोज लोग जिनके पास डिसेबिलिटीज है ही नहीं। अगर हम सोशल इंक्लूजन की बात करें तो सोशल इंक्लूजन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम लोग इम्प्रूव कर रहे होते हैं टर्म्स को। टर्म्स किन की? जिसमें हमारे पास इंडिविजुअल और ग्रुप टेक पार्ट कर रहे होते हैं, एक तरीके से और ज्यादा पार्ट, अपना और ज्यादा हिस्सा अदा कर रहे होते हैं सोसाइटी के अंदर। और वो इम्प्रूव कर रहे होते हैं एबिलिटी को, वो आपको दे रहे होते हैं अपॉर्चुनिटीज, वो एक तरीके से डिग्निटी को ज्यादा प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं उन लोगों की जो खसारे के अंदर, जिनको डिसएडवांटेज है ऑन द बेसिस ऑफ द आइडेंटिटी। अब अगर हम उनकी शनाख्त की बुनियाद, अगर हम बात करें कम्युनिटी ड्रिवन डेवलपमेंट की, तो बेसिकली हमारे पास दो चीजें आती हैं इसके अंदर। एक के अंदर हमारे पास आती है एक कम्युनिटी डेवलपमेंट, एक आती है हमारे पास लोकल डेवलपमेंट, और शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं CLD, कम्युनिटी एंड लोकल डेवलपमेंट। तो ये जो हमारे पास CLD है, मतलब कि कम्युनिटी एंड लोकल डेवलपमेंट है, ये हमारे पास एक, आप कह लें, सेट है। इसके अंदर हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेज आती हैं, और ये बहुत सारी अप्रोचेज के ऊपर मिलकर मुश्तमिल हुआ है, बना है। और ये अप्रोचेज वो अप्रोचेज हैं जो यकीन दहानी दिलाती हैं कि आपकी जो डेवलपमेंट है वो एम्फोसाइज कर रही होती है, वो और ज्यादा फोर्स कर रही होती है कि वो फोकस हो कम्युनिटी एंड लोकल कंट्रोल के ऊपर। कि कम्युनिटी और लोकल जो आपके पीपल हैं वो कंट्रोल लें आपके प्लानिंग डिसीजंस को और आपके इन्वेस्टमेंट के रिसोर्सेज को। क्यों? बिकॉज दे आर द मेजर स्टेक होल्डर्स। वो उन्होंने उस जगह पे रहना है, एंड अगर आपका इलाका जहाँ पे उन्होंने रहना है, अगर आप उसको ठीक कर रहे हो, आप उसकी डेवलपमेंट कर रहे हो, तो अल्टीमेटली उनसे फायदा उठाने वाले आप लोग नहीं हो, बल्कि वो लोग हैं जिन्होंने उस जगह पे रहना है। दे हैव दैट राइट। तो आपको इसके ऊपर भी उनकी राय लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम इंडिजिनियस पीपल्स की बात करें, तो इंडिजिनियस पीपल्स हमें पता है कि ये हमारे पास कल्चरली डिस्टिंक्ट सोसाइटीज होती हैं, कम्युनिटीज होती हैं, और ये अप्रोक्सीमेटली ग्लोबल पॉपुलेशन का 6% बनाती हैं। अब अगर हम बात करें इसके ऊपर मजीद चले, तो हमारे पास ये पता चलता है कि ये, अगर हम बात करें ग्लोबल पॉपुलेशन का 6% बनाती है, तो फिर इसके साथ ही साथ कहा जाता है कि अगर हम हमारे रिच और पुअर वाले साइड पे देखें, जिसके अंदर हमारे पास आती है एक हायर क्लास, फिर एक आती है हमारे पास अपर मिडिल क्लास, फिर लोअर मिडिल क्लास, एंड देन हमारे पास पुअर कम्युनिटीज, एंड फिर एक्सट्रीम पुअर। अगर हम एक्सट्रीम पुअर वाली साइड पे देखें तो इंडिजिनियस पीपल हमारे पास अकाउंट करते हैं 19%, एंड दैट परसेंटेज इज रियली अ ग्रेट। एक्सट्रीम पुअर की हम बात करें, हम पुअर की भी नहीं बात करें, हम एक्सट्रीम पुअर की बात करें, और इसके ऊपर हमें बहुत ज्यादा तवज्जो की देना जरूरी है। एंड अगर हम सिटीजन एंगेजमेंट की बात करें, तो सिटीजन एंगेजमेंट के अंदर हम लोग एंगेज करे होते हैं सिटीजन को कि वो अपना एक अकलीदी किरदार अदा करें। दे हैव टू प्ले अ क्रिटिकल रोल। किस चीज के अंदर? सवाल पैदा होता है अब। तो वो अपना किरदार अदा करें एक तरीके से पब्लिक इंस्टीट्यूशन मेकिंग के अंदर, वो इंस्टीट्यूशंस जो कि पब्लिक के लिए हो
और वो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हो, वो अकाउंटेबल हो, वो इफेक्टिव हो, वो रोबस्ट हो, उनका काम करने का तरीका बहुत अच्छा हो, डेवलप्ड हो, फास्ट हो, वो फास्ट रिजल्ट्स की तरफ चले, वो अपने आप को अकाउंटेबल ठहराएं, वो जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो जिस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, उनके जो रिजल्ट्स हैं, उनका जो काम करने का तरीका है, वो आवाम के सामने आप कह रहे हैं नुमाया हो, और कंट्रीब्यूट करें वो इनोवेटिव सॉल्यूशंस की तरफ। सॉल्यूशंस किसके ऊपर? आपके जो डेवलपमेंट के अंदर चैलेंजेस आ रहे होते हैं, जिनसे आपको जूझना पड़ रहा होता है, और ये है हमारे पास 5 फोकस एरिया जिसके अंदर हमें इंक्लूजन एंड इक्विटी की जरूरत है। और इसके ऊपर मैं आपको अगर बात करूं तो वर्ल्ड बैंक इन 5 एरियाज के ऊपर बहुत ज्यादा काम करे एंड दे आर वर्किंग। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर हम बात करें तो वी हैव टू मूव फॉरवर्ड एंड वी हैव टू से लेट मी जस्ट अनदर फेलो, सो सॉरी। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास आती है नेक्स्ट स्लाइड जिसके अंदर हम बात करते हैं इंटरकनेक्शन। एंड मिस रिया, आप भी बिल्कुल ठीक कह रही थी, इंटरकनेक्शन है, बट इंटरकनेक्शन इज आप कह लें सबसेट ऑफ इंक्लूजन एंड इक्विटी। सो आप बिल्कुल ठीक कह रही थी, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, यू पिक्ड इट राइट, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ इंक्लूसिविटी एंड इक्विटी। अच्छा, अब अगर हम बात करें कि किस तरीके से अगर हम रिकग्नाइज करना चाहते हैं इंटरकनेक्शन को, क्यों? क्योंकि जस्ट अ मिनट, हम बात करना चाहेंगे अगर हम बात कि किस तरीके से हम हमें इंटरकनेक्शन को रिकग्नाइज करने की जरूरत है, तो वी हैव टू वर्क ऑन इट। अब हम इस प्रॉपरली मैकेनिज्म को देख लेते हैं, हम मैकेनिज्म को स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन, डीईआई, जो कि शॉर्ट फॉर्म है इंक्लूजन की ओवरऑल। अब हम बात करते हैं कि जो डीईआई है हमारे पास, ये किस तरीके से काम कर रहा होता है आपके इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के साथ। हमें ये पता होना, एहसास होना जरूरी है कि जो आजकल की ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस, उनके अंदर हमारे पास ऐसे बहुत सारे इंटर रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं जिसके जिनके अंदर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और डीईआई की नॉलेज को इनकॉर्पोरेट किया हुआ है और उनकी एफर्ट्स को एक्नॉलेज किया हुआ है। आपकी नॉलेज जो इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के ऊपर है और डीईआई के ऊपर है, उसको उन्होंने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है, और साथ उसको आप कह लें मिक्सचर बनाया हुआ है, ताकि आपकी मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे तरीके से रिजल्ट्स अचीव कर सके, रिजल्ट्स दे सके, आइदर टू द पब्लिक, आइदर टू द गवर्नमेंट, आइदर टू द प्राइवेट सेक्टर। फिर आपकी जो सस्टेनेबिलिटी है वो हमें पता है कि ये कैसे मुश्तमिल होती है, ये शामिल होती है एक कम्प्रीहेंसिव अप्रोच को, जो कि एड्रेस कर रही होती है। हमें शुरू से पता है कि वी सस्टेनेबिलिटी स्टैंड्स ऑन 3 पिलर्स, आपके एनवायरमेंटल, आपका सोशल और आपका इकोनॉमिकल। तो सस्टेनेबिलिटी हमें पता है कि एक ऐसी कम्प्रिहेंसिव अप्रोच पर मुश्तमिल है या इसको अपने अंदर समाये हुए है, जो कि एड्रेस कर रही होती है आपके एनवायरमेंटल चैलेंज को, आपके इकोनॉमिक चैलेंज को और आपके सोसाइटल चैलेंज को, मतलब सोशल चैलेंज को। और इसी के साथ ही साथ अगर हम डीईआई को देखें तो डीईआई फोकस कर रहा होता है कि किस तरीके से आपने फॉस्टर करना है, आपने डेवलप करना है, आपने ग्रोथ के ऊपर काम करना है इंक्लूसिव इन्वायरमेंट की तरफ, जो वैल्यू कर रहा हो लोगों की डाइवर्स पर्सपेक्टिव को। हर बंदे की उसके अंदर उसके ओपिनियन की इज्जत की जाए। इन शॉर्ट, कि अगर वो अपना कुछ ना कुछ पुट करना चाह रहा है तो आप उसकी बात की प्रॉपर्टी सुनो, rather than saying कि you do not have proper knowledge, you lack knowledge, so please you have to shift, आपको साइड होना पड़ेगा, हम किसी और की बात सुनाएंगे, because that indirectly or directly is a part of your community and you have to serve your community। और इसी तरीके से ये हमारे पास प्रमोशन होती है, जब अगर हम सबकी बात सुनते हैं, सबके पर्सपेक्टिव सुनते हैं, तो प्रमोशन होती है फेयरनेस की। अच्छा, फेयरनेस अब कहाँ पे आती है? आपकी 2 जगहों पे आती है। एक आपके एडवांसमेंट, एडवांसमेंट से मुराद यू हैव टू प्रोग्रेस फॉरवर्ड, आपकी इकोनॉमिकल एडवांसमेंट, आपकी सोशल एडवांसमेंट और आपकी इन्वायरमेंटल एडवांसमेंट। और दूसरा अपॉर्चुनिटीज, जॉब क्रिएशन की अपॉर्चुनिटीज में आपके पास आ सकती है फेयरनेस, आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ सकती है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बनाने में, आपकी एजुकेशन सेक्टर के अंदर, आपके हेल्थ सेक्टर के अंदर, इट कुड बी एनी अपॉर्चुनिटी जो कि आपके साथ लिंक्ड है, चाहे वो डायरेक्टली लिंक हो, चाहे वो इनडायरेक्टली लिंक हो। फिर हमारी एक और चीज देखी जाती है, एहसास दिलाया जाता है कि जो हमारे पास इंटरकनेक्शन होती है, ये सस्टेनेबिलिटी और डीईआई की, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी एंड डीईआई, ये हमारे पास एविडेंट तब बनती है हर वेरियस एस्पेक्ट्स के अंदर, जब एक ऑर्गेनाइजेशन जो होती है फंक्शन में होती है। अगर हम फॉर एग्जाम्पल इसके एग्जांपल है तो ये है कि हमारे पास बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि हायर डाइवर्सिटी लेवल की रिपोर्ट बनाती हैं,
और वो ये कहती हैं कि जो उनका इनोवेशन से रेवेन्यू आ रहा होता है वो हायर प्रोपोर्शन का होता है, और उसके अंदर हम लोग डाइवर्सिटी को इनकॉर्पोरेट किए हुए हैं, और हम लोग जनरेट कर रहे होते हैं इनोवेटिव इनिशिएटिव से 45% ऑफ रेवेन्यू, एज कम्पेयर टू वो कंपनीज जो कि बिलो एवरेज डाइवर्सिटी से बिलो एवरेज डाइवर्सिटी के ऊपर मुश्तमिल होती हैं, और वो रेवेन्यू अपना कमा रही होती है 26%। और डाइवर्सिटी से मुराद ये है कि आपकी कंपनी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपके कंट्री के लोग ना हो, बल्कि वो डिफरेंट कंट्री के लोगों को शामिल करें। एंड आपके पास रेवेन्यू तब ज्यादा आएगा जब आपके पास डिफरेंट लोगों की कंट्रीज डिफरेंट कंट्रीज से लोग आएंगे आपकी जॉब आपकी कंपनी के अंदर काम पे, एंड तब आपका रेवेन्यू इंक्रीज होता है। और यही वो एग्जांपल थी जो भी मैंने आपको दी। फिर एडिशनली अगर हम बात करें तो ये जो एथिक, हम लोगों ने कल एथिकल पढ़ा था, हम लोगों ने कल एथिक्स को थोड़ा सा टच किया था। तो जो हमारे पास डाइवर्स कंपनीज होती है, एथिकली भी देखा जाए तो वो 27% ज्यादा आउट परफॉर्म कर जाती हैं, आउटशाइन कर जाती हैं अपने बाकी कंपनीज को प्रॉफिट की मदद। और ये जो साइनर्जी होती है आपकी डीईआई और सस्टेनेबिलिटी के अंदर, ये सिर्फ सिर्फ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के लिए नहीं होती, ये आपके बिजनेस मॉडल को एक तरीके से यकीनी बनाती है कि आपका बिजनेस मॉडल एंड्योर करे चैलेंजेस को, चाहे वो एक सस्पेंसफुल चैलेंज हो, चाहे वो एक सरप्राइज के तौर पर हमारे पास चैलेंज आए, चाहे वो कोई भी चैलेंज आए, चाहे वो डिजास्टर के मद में चैलेंज आए, बट यू हैव टू एंड्योर। और आपका जो रिजल्ट हो वो रोबस्ट हो, बहुत तेजी से आपके पास रिजल्ट आए आपका। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और चीज आती है कि वी हैव टू एड्रेस इंटरसेक्शनैलिटी भी, डिफरेंट सेक्शन के लोग, डिफरेंट सेक्स के लोग। अगर हम एक्नॉलेज करते हैं इंटरसेक्शनैलिटी की, मतलब कि आइडेंटिटीज की, तो ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होता है आपकी इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी और डीआई के एफर्ट्स के अंदर। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो फिर एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं इन्वायरमेंटल इश्यूज को डिफरेंटली बेस्ड ऑन इंटरसेक्ट्स। और ये फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? आपका रेस का फैक्टर हो सकता है, आपका जेंडर का फैक्टर हो सकता है, आपका सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का फैक्टर हो सकता है। ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए कि वो एक इंटरसेक्शनल अप्रोच को अडॉप्ट करें, जिसके अंदर का वो कंसीडर करें कि कितने ज्यादा वेरियस फॉर्म्स के अंदर हमारे पास डिस्क्रिमिनेशन इन्वॉल्व है, हमारे पास कौन कौन सी वर्क प्लेस के अंदर और कम्युनिटी के अंदर ये जो लोग हैं ये प्रिविलेजेस शेयर कर रहे हैं, और कौन सी हमारे पास एक लीड क्लास है जो कि एक बहुत ही ज्यादा मद में हमारे पास प्रिविलेज होल्डर है। आप फिर उनको प्रॉपरली एक फॉरम पे लेकर आओ, एक पेज के ऊपर लेकर आओ, एंड देन यू हैव टू रिकंस्ट्रक्ट योर बिजनेस मॉडल। और जब आप इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हो, इस चीज को एड्रेस कर रहे होते हो इंटरसेक्शनलिटी को, तो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ज्यादा से ज्यादा इंक्लूसिव बनती हैं, उनकी जो स्ट्रेटेजीज होती हैं वो और ज्यादा इफेक्टिव होती हैं, जो प्रमोट कर रही होती है एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को और सोशल इक्विटी को हर इंडिविजुअल के लिए, चाहे वो उसकी आइडेंटिटी कोई भी हो, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो। अब अगर हम बात करें मजीद आगे तो हमारे पास एक और क्वेश्चन आता है, या एक तरीके से हम लोग एक और चीज, एक और पॉइंट को रेज कर रहे होते हैं। वी हैव कि अब हम लोग एक इंक्लूजन का कल्चर किस तरीके से बिल्ड करें, हाउ वी कैन क्रिएट एन इंक्लूसिव वर्क प्लेस। अच्छा, अगर हम एक वर्क प्लेस को बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो इट इट इज मेंट टू बी फंडामेंटल कि वो एड्रेस करे आपके एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को और डीईआई को, दोनों को एक साथ। इंक्लूसिव एनवायरमेंट्स हमारे पास इनकरेज कर रहे होते हैं डाइवर्स पर्सपेक्टिव, जो कि अभी हम लोगों ने बात की। ये फिर डेवलप कर रहा होता है, ये फॉस्टर कर रहा होता है इनोवेशन को, और इससे फिर हमारे पास क्रिएटिव चॉइसेस आती हैं, वो क्रिएटिव चॉइसेस जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए एसेंशियल है, ताकि हम टैकल कर सके कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंटल चैलेंजेस को। इसकी एग्जांपल किस तरीके से हो सकती है कि हम लोग एस्टेब्लिश करें एम्प्लॉय रिसोर्स ग्रुप्स जो फोकस हो सस्टेनेबिलिटी इनिशिएटिव्स के ऊपर, जो एम्पावर कर रहे हो उनकी वॉइसेस को, एम्प्लॉयज की वॉइसेस को, ताकि वो कंट्रीब्यूट कर सके इन्वायरमेंटल गोल्स के अंदर, ताकि वो ड्राइव कर सके एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो कि अल्टीमेटली हमारी कंपनी के लिए अच्छा होगा। अब अगर हम बात करें तो अब हमारे पास एक सवाल पैदा होता है, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें। सॉरी, तो वी हैव अ क्वेश्चन, हाउ कैन वी सपोर्ट डीईआई इन सस्टेनेबिलिटी। इसके ऊपर भी तो अभी बात होनी चाहिए, वी कैन नॉट लीव इट। अब अगर हम बात करना चाहें कि हाउ वी कैन सपोर्ट डीईआई, तो इट इज़ वेरी सिंपल कि हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन को सस्टेनेबिलिटी के अंदर। इसका मतलब ये है कि हमें ब्लैक वॉइसेस को एम्पलीफाई करना पड़ेगा, हमें इन्वायरमेंटल जस्टिस के अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें इंश्योर करना पड़ेगा कि जो सॉल्यूशंस हैं वो एड्रेस कर रहे हो हिस्टोरिकली मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ को। हमें इस चीज़ को यकीनी बनाना पड़ेगा कि आपका
आप सपोर्ट कर रहे हो ब्लैक लाइट इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस को जो फोकस कर रही हो क्लाइमेट रेजिलियंस के ऊपर, जो कि फोकस कर रही हो कंजर्वेशन के ऊपर, और जो कि फोकस कर रही हो इन्वायरमेंटल जस्टिस के ऊपर। फिर हमारे पास कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि जिनके पास फ्यूअर रिसोर्सेज होती हैं एज कम्पेयर टू द मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस, डिस्पाइट फिर इसकी इस चीज के परे कि वो लीड कर रही होती है क्रिटिकल वर्क को जो कि एड्रेस कर रहा होता है पोल्यूशन को, क्लाइमेट चैलेंज को, क्लाइमेट चेंज को, सस्टेनेबिलिटी को। लेकिन वो एक तरीके से दब कर रह जाती है इन फ्रंट ऑफ मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशंस, और ये पाकिस्तान में भी होता है। मैं आपको कहना चाहता हूँ उनका काम, जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं जिनके पास फ्यूअर रिसोर्सेज होते हैं, वो उनसे जितना होता है वो अंडर रिसोर्स कम्युनिटीज में बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। बट क्योंकि उनके पास एक रिसोर्स की लिमिटेशन है, उनका काम दब पे रह जाता है। एंड आपकी जो मेन स्ट्रीम ऑर्गेनाइजेशन होती है उनके पास फंड्स बहुत होते हैं, तो दे वांट टू शोकेस देयर आप कह लें फार ग्रेटर रिजल्ट एज कम्पेयर टू देयर एक्चुअल रिजल्ट। तो इस वजह से दे यूज ये दे यूटिलाइज मनी। अच्छा, अब हम बात करें कि हम लोगों ने जिन ऑर्गेनाइजेशन या जिन ग्रुप्स के पास ये रिसोर्सेज हैं, हमने इसके हम किस तरीके से इनके इम्पैक्ट को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो वॉलंटियर करके, डोनेट करके, उनके वर्क को शेयर करके, उनके वर्क को सराह कर, वी कैन मेक देम, वी कैन हेल्प देम एक्सपेंड देयर इम्पैक्ट। अब फिर ये है कि वी हैव टू एडवोकेट फॉर पॉलिसीज, जब वो पॉलिसी जो प्रायोरिटाइज कर रही हो आपकी इन्वायरमेंटल जस्टिस को। और ये एक और क्रूशियल स्टेप, ब्लैक कम्युनिटीज जो है वो लॉन्ग एक तरीके से बहुत अरसे से डिसप्रोपोर्शनैलिटी का शिकार है। अच्छा, किसके खिलाफ? उनके एक्सपोजर जो उनको मिल रहा होता है पोल्यूशन के साथ, जो उनको मिल रहा होता है इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, जो उनको मिल रहा होता है क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स के साथ। तो आपको चाहिए कि आप उनके साथ एंगेज करो, लोकल लेवल के ऊपर, नेशनल लेवल के ऊपर एडवोकेसी एफर्ट्स के साथ आप करो। और जब आप ये करोगे तो एक आपके पास एक सिस्टेमिक चेंज आएगा जो कि एक पॉजिटिव इंपैक्ट लाएगा अल्टीमेटली एट द वेरी एंड। फिर वी हैव टू क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव सस्टेनेबल मूवमेंट जो रिक्वायर करे आपकी एक डाइवर्सिटी से भरी लीडरशिप को, जो कि आपकी डिसीजन मेकिंग स्पेसिस के अंदर बहुत ज्यादा क्रूशियल हो, बहुत ज्यादा आप कह रहे हैं इंपॉर्टेंट हो। बहुत सारी मेन स्ट्रीम इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इस चीज को लैग करती हैं कि वो उन कम्युनिटीज से लोग उठाएं जहाँ पे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है, जो फेस कर रही है इन्वायरमेंटल हार्म को, वो वहां से उन लोगों को नहीं उठाते। लेकिन ये चीज उनको सोचनी चाहिए कि दे हैव टू, इन ऑर्डर टू मेक द पीपल अंडरस्टैंड कि किस तरीके से वो, किस दर्द से वो गुजर रहे हैं। एंड वी हैव टू सपोर्ट ब्लैक लीडर्स डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स को। आप मेंटरशिप प्रोग्राम्स को लॉन्च करें, आप स्कॉलरशिप्स को लॉन्च करें, जो और लीडरशिप डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च करें, और ये चीज हेल्प कर सकती है उनकी रिप्रेजेंटेशन गैप को इन्वायरमेंटल फील्ड के अंदर, ताकि वो इस गैप को ब्रिज कर सके। सो अजान हो रही है, जस्ट अ मिनट एंड देन we'll be just waiting for azan, so a minute of silence.
ओके, सो हेलो एवरीवन वंस अगेन, अस्सलाम वालेकुम। अगर हम बात दोबारा से स्टार्ट करें तो हम लोगों ने एक चीज़ प्लान कर लिया था कि हम लोग बजाते खुद किस तरीके से डाइवर्सिटी, इक्विटी और इंक्लूजन को सपोर्ट कर सकते हैं सस्टेनेबिलिटी के अंदर। और हमारा जो आज का लेटर था, डेट वाज लेटर आई रिप्रेजेंटेड इंक्लूजन एंड इक्विटी। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो हमारे पास लेटर जे है। एनी गेसेस एनी गेसेस कि लेटर जे किस लिए स्टैंड करते हैं, और भी बहुत पाकिस्तान में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। पाकिस्तान में इसकी लिटरली बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड वी लैग इन दिस, कह लें, इन दिस सेक्टर, बल्कि इन दिस सेक्टर नहीं, वी लैग ओवरऑल। थैंक यू सो मच मिस्टर रिया। इट्स जस्टिस, आप लोगों को जिस तरीके से बहुत पता है। एंड यस, जे स्टैंड्स फॉर जस्टिस इन सस्टेनेबिलिटी। इसकी स्लाइड्स दो हैं, लेकिन मैं आप लोगों से इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ ऑन आप लोगों के क्वेश्चंस या मेरे क्वेश्चंस, आप लोगों के व्यूज, बट आई वांट टू टॉक एट द एंड ऑफ द सेशन ऑन जस्टिस। अब अगर हम वैसे बात करें इसके ऊपर, देख लेते हैं शुरुआत से, क्योंकि आज का लेक्चर भी बहुत छोटा था, क्योंकि मेजोरिटी हम लोगों ने इसको किसी न किसी मोड पे हम लोग पढ़ रहे होंगे, राइट, और डिग्रीज। अगर हम बात करें तो जो हमारे पास नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं वो स्टैंड आउट करते हैं फ्रॉम अदर अर्बन ग्रीनिंग अप्रोचेस। फॉर एग्जांपल इकोसिस्टम सर्विसेज हो गए, इकोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, और ये सब कुछ आप कह लें एनबीएस जो नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं, ये इसलिए करते हैं ताकि आप एड्रेस कर सको सोशल गोल्स को। अच्छा, और जब हम हमारी जो लॉन्ग ट्रेडिशंस होती हैं, डिबेट्स होती हैं, और हमारे जो एक्सपीरियंसेस आते हैं इन्वायरमेंटल जस्टिस और इन्वायरमेंटल रेसिज्म की फील्ड से, तो जो हमारे पास नेचर बेस्ड सॉल्यूशंस होते हैं वो रिकग्नाइज कर रहे होते हैं कि किस तरीके से आपने अपना सोल्यूशन देने हैं टुवर्ड्स ग्रीनिंग सिटीज, ताकि आपके जो ग्रीनिंग सिटीज हैं, ताकि आपके जो ग्रीनिंग आपके लिए अर्बन सिटीज हैं, वो एडवांस कर सके इन्वायरमेंटल जस्टिस गोल्स की तरफ। और पिछली पूरी दिहाई से यकीनी तौर पर अर्बन इकोलॉजी के अंदर एफर्ट्स हो रही हैं, जो इंक्रीज कर रही है अंडरस्टैंडिंग को, आपकी जो आपकी समझदारी को, समझ बूझ को इंक्रीज कर रही है, कि आप पोटेंशियली इन्वायरमेंटल फ्रंट के ऊपर डिलीवर कर पाओ अपना इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट, ताकि अल्टीमेटली आपकी कम्युनिटी फायदा हो, आपकी कम्युनिटी इससे मुस्तफीद हो सके, और आप अपनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन के कैटलिस्ट साबित हो। आप अपनी कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन और डेवलपमेंट के अंदर, डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर एक कैटलिस्ट साबित हो, और अल्टीमेटली आप प्रमोट कर रहे हो हेल्दी लाइफस्टाइल्स को। अगर हम बात करें डायमेंशंस की, तो डायमेंशंस हमारे पास स्टैंड्स फॉर टाइप्स ऑफ जस्टिस। हमें पता होना चाहिए कि जो ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के अंदर ये, या जो हमारे पास ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी के फॉरम्स हो रही होते हैं, उनके ऊपर जो डिबेट्स हो रही होती हैं, वो एक्नॉलेज कर रही होती है कि अगर आपने सस्टेनेबिलिटी को अचीव करना है तो ये रिलेटेड होता है एजेंडा जस्टिस या इक्विटी से। इक्विटी को कभी कभार हम जस्टिस भी कहते हैं, या एक तरीके से नेचुरल नेशनल फॉरम्स के ऊपर, इफ बात कहने स्पीकर, इफ द चेयर विल नॉट बी सेइंग जस्टिस, ही और शी माइट से इक्विटी इन टर्म्स ऑफ जस्टिस। तो हमारे पास टोटल 3 डायमेंशन है, हम लोग 3 डायमेंशन को बारी बारी डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, ये रेफर कर रहा होता है फेयर शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स को, या फिर हमारे पास फेयर शेयरिंग ऑफ बर्डन्स को, जो रिजल्ट कर रही हो फ्रॉम द यूज, फ्रॉम द मैनेजमेंट, या फ्रॉम द ओनरशिप या कंजर्वेशन ऑफ नेचर। लाइक जो अगर आप नेचर को यूज कर रहे होगे तो आपको कुछ ना कुछ बर्डन का भी सामना करना पड़ेगा। अगर आप नेचर को कंजर्व कर रहे होगे तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी आएंगे, तो उसकी एक फेयर शेयरिंग हो, एंड दैट इज व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हमारे पास पैदा होता है या राइज होता है पॉलिटिकल कम्युनिटीज के अंदर। फॉर एग्जांपल नेशन के साथ स्टेट्स हो जाए, या बिटवीन नेशन स्टेट्स हो जाए, मतलब कि डिफरेंट प्रोविंसेस के दरमियान, फिर या तो वो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ के दरमियान हो जाए, या वो जनरेशन के दरमियान हो जाए, या वो हमारे पास सोशल ग्रुप्स के दरमियान हो जाए। अगर ये सब कुछ इनके अंदर में, इनके दरमियान में होगा, तो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस पैदा होगा, उसकी एक डायमेंशन पैदा होगी जस्टिस की। और हमारे पास जो लिटरेचर है वो फोकस कर रहा होता है कि आप फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करो नेचुरल रिसोर्सेज की, आप इकोसिस्टम सर्विसेज की फेयर डिस्ट्रीब्यूशन करो, और आप फेयर अनफेयर बर्डन ऑफ कंजर्वेशन, या एक तरीके से अगर आप कंजर्वेशन कर रहे हो तो जिसका एक अनफेयर बर्डन है, आप उसकी भी शेयरिंग करो, आप उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन करो। ये बर्डन जो है, ये सब पर साझा इक्वली डिवाइड हो। फिर एक डिबेट चल रही होती है, आइदर ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए, ये आप कह लें टारगेट करी करी जाए आपकी बेसिक ह्यूमन नीड्स को,
या अपार्ट फ्रॉम दिस ये आपकी बाकी नीड्स को भी टारगेट करे। फिर हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होते हैं इस चीज के अंदर, इस डायमेंशन के अंदर, जो रिलेशन में होते हैं कि मटेरियल की क्या वैरायटी होनी चाहिए, हमारे पास कौन कौन से रेगुलेशंस हैं इसके ऊपर, फिर के हमारे नेचर की क्या कंट्रीब्यूशंस हो सकती हैं नॉन मटेरियल लोगों के लिए। फिर ये कि एक डिबेट ऐसी आई है कि सस्टेनेबिलिटी जो है वो कंडीशनल होनी चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। और आपका जो स्कोप होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का, वो अगर हम लिटरेचर के अंदर देखें तो वो बहुत ज्यादा लिमिटिसाइज है। लिमिटिसाइज से मुराद या लिमिटेड से मुराद ये है कि वो कंसीडर कर रहा होता है सिर्फ और सिर्फ फेयर शेयर को ह्यूमन बीइंग से दुनिया। और ये चीज वो भूल जाता है कि हमारे पास नॉन ह्यूमंस के अंदर भी हम लोग इसके ऊपर बात करें, लेकिन वहां पे हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स हो जाते हैं। अब अगर हम सेकंड टाइप के ऊपर चले तो हमारे पास है वो प्रोसीजरल जस्टिस। ये रेफर कर रहा होता है फेयरनेस, फेयरनेस बिटवीन, फेयरनेस ऑफ फेयरनेस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इसके अंदर इंक्लूड होता है कि जो आपकी डिसीजन मेकिंग हो रही है वो किस तरीके से हो रही है, क्या उस डिसीजन मेकिंग के अंदर जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं वो फ्रेम्ड है प्रॉपरली, मैकेनिज्म उनका एक चल रहा है, या एक तरीके से वो मैनेज किए जा रहे हैं अच्छे तरीके से या नहीं किए जा रहे। फिर ये चीज को यकीनी बनाया जाता है कि कौन इन्वॉल्व थे इनमें, कौन से आप कह लें स्टेक होल्डर्स। फिर इस चीज को इंक्लूड किया जाता है कि किसका एक इफेक्टिव राइट है कि वो डिटरमिन कर सके कि गवर्नेंस सिस्टम को जो फैसला सुना सके। फिर कौन डिसीजन मेकिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है, और कौन सी ऐसी टर्म्स होनी चाहिए कि वो बंदा या वो ऑर्गेनाइजेशन पार्टिसिपेट करे डिसीजन मेकिंग के अंदर। इस चीज के अंदर हमारे पास बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट हो रही होती है मीनिंगफुल स्टेक होल्डर की तरफ से। हमारे पास इस चीज के अंदर, इस डायमेंशन के अंदर पावर डायनामिक्स देखने जा रहे होते हैं। और ये चीज यकीनी बनानी जा रही होती है कि आपकी अगर हम इन्वायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग के अंदर बात करें तो वो चीज उसके अंदर हम जो लोग डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है हम उनके डिसीजंस को इनकॉर्पोरेट करें बाहर की कंट्रीज के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के अंदर ये उसके बरक्स है। हमें पता है कि पाकिस्तान के अंदर इन्वायरमेंटल पॉलिसी मेकिंग के अंदर जो लोग डायरेक्टली अफेक्ट हो रही है उनके डिसीजंस को हम लोग प्रॉपर्ली नहीं सुनते, बिकॉज वी डू केयर अबाउट इकोनॉमिक डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू सोशल जस्टिस और इन्वायरमेंटल जस्टिस। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर चलें तो हमारे पास आता है recognition justice, and that is the third and last dimension of justice। recognition justice हमारे पास रेफर किया जा रहा होता है स्टेटस को, वो जो रेलिवेंट एक्टर अफोर्ड कर सकते हैं। अच्छा, रेलिवेंट एक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं? इट कुड बी एनी एक्टर जो कि पार्टिकुलर आप कह लें एक्नॉलेज हो रहा हो, जो कि उसकी वैल्यूज की रिस्पेक्ट हो रही हो। इसमें हमारे पास डिफरेंट आइडेंटिटीज आ सकती हैं उसका। उन एक्टर्स के पास डिफरेंट नॉलेज सिस्टम हो सकते हैं, एक डाइवर्स नॉलेज सिस्टम हो सकता है, एक उसकी उनकी जो प्रैक्टिसेस है, उनकी जो अप्रोचेज है, उनके ऊपर बहुत ज्यादा काम हो रहा है। और ये वाला वो केस है जिसके अंदर लोगों को ऑफन डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा होता है उसके बहुत सारी बेसिस के ऊपर, उनकी आइडेंटिटी के बेसिस के ऊपर, चाहे उनका एज हो, चाहे उनका जेंडर हो, चाहे उनका रिलीजन हो, चाहे उनकी रेस हो। और ये जो रिकग्निशन इनजस्टिस होता है ये इन्वॉल्व कर रहा होता है मार्जिनलाइजेशन को, कि किस तरीके से आप नेचर को जानते हो, उसको वैल्यू करते हो। और ये बहुत ज्यादा आप कह लें, आप इनजस्टिस जो है ये टू द एक्सट्रीम्स जा सकते हैं। अगर हम वैसे बात करें तो इंडिजिनियस पीपल और जो लोकल कम्युनिटीज हैं उनको हम लोग नॉलेज होल्डर्स कहते हैं। अगर वो अपने ऊपर अपने बारे में बात कर रहे हो, अपने टर्म्स के ऊपर बात कर रहे हो, और उनको इक्वल पार्टनर्स कंसीडर किया जा रहा होता है कि वो इशू को प्रॉपर्ली फ्रेम करें, इशू की मोडालिटीज बताएं, उसकी बारीकियां बताएं कि क्या इशू चल रहा है हमारे पास, इन्वायरमेंटल इशू चल रहा है इकोसिस्टम के अंदर, और वो वैल्यू करें। इंस्टेड हम उन कम्युनिटीज को इंक्लूड करने के बजाय, उनकी नॉलेज को इंक्लूड करने के बजाय, हम उनको स्टडी सब्जेक्ट बना देते हैं। हम उनके ऊपर रिसर्च कर रहे होते हैं और वो रिसर्च हम किसी और से करवा रहे होते हैं। और ये चीज रिजल्ट करती है आपकी बायोकल्चरल डाइवर्सिटी को, जो कम्प्लीमेंट कर रही होती है अंडरस्टैंडिंग को कि आप वेस्टर्न जो साइंस है, वेस्टर्न जो पॉलिसी है, उसके ऊपर नेचर किस तरीके से रिफ्लेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। हमें इस चीज को भी देखना पड़ेगा। और ये जो हमारी अप्रोच होती है जिसके अंदर हम लोग
इंडिजिनस पीपल को, लोकल कम्युनिटीज को इंक्लूड नहीं करते, उनको अपना एक टेस्ट सब्जेक्ट बना लेते हैं, एक स्टडी सब्जेक्ट बना लेते हैं। इसे कहते हैं डी कॉलोनियल अप्रोच, जिसके अंदर हम रीफ्रेम कर रहे होते हैं रिकग्निशन को इन टर्म्स ऑफ एक्टिव पार्टिसिपेशन, चाहे वो इंडिजिनस पीपल की तरफ से उनकी लोगों की हो, या चाहे वो लोकल कम्युनिटीज के लोगों की हो। और ये जो हमारे पास आप कह लें एक तरीके से ये जो थ्री डायमेंशंस हैं हमारे पास, ये हमारे पास जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है, जो प्रोसीजरल जस्टिस है, जो कि रिकग्निशन जस्टिस है, ये सारी की सारी इंटरलिंक्ड है। और इनको एक दूसरे से सेपरेट करना इन रियलिटी, इन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा। आप कह लें इट विल बी इम्पॉसिबल टू सेपरेट देम फ्रॉम ईच अदर। और जस्टिस को एक ब्रॉड वैल्यू के तौर पे डिफाइन किया जाता है कि ये डिफाइन करता है आपके लाइफ गोल्स को, आपके गाइडिंग प्रिंसिपल्स को, और के इसके अंदर आप क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड करते हो, इसके अंदर कौन कौन से लोगों को शामिल होना चाहिए, इसके अंदर नेचर और लोगों का क्या रिलेशनशिप है। और इसके अंदर हमारे पास ब्रॉड वैल्यूज देखी जा रही होती हैं जो ट्रांसेंड कर रही होती हैं आपकी स्पेसिफिक कंटेक्स्ट। और ये इसके अंदर हम लोग शामिल करते हैं वर्ल्ड के व्यूज को, कि दुनिया क्या सोचती है। अगर हम स्पेसिफिक वैल्यूज को देखें, हम लोग उस चीज को परे दरकिनार कर देते हैं एज कम्पेयर टू वर्ल्ड वैल्यूज। हमें वर्ल्ड वैल्यूज की ज्यादा फिक्र होती है। स्पेसिफिक वैल्यूज को देखें तो वो जजमेंट मेकिंग की तरफ हमें लेके चलती है, कि वो आइदर किसी स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट पर बात कर सकती है। अच्छा, वो कॉन्टेक्स्ट क्या हो सकता है? वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर हो सकता है, वो इकोसिस्टम के ऊपर हो सकता है, वो लोगों का नेचर के साथ हो सकता है, या नेचर का लोगों के साथ हो सकता है, या वो ह्यूमन वेलबींग के ऊपर हो सकता है। एंड दिस इज व्हाट लीव्स अ क्वेश्चन कि इन्वायरमेंटल इनजस्टिस किस तरीके से हमारे पास हो रहा है। या एक तरीके से क्वेश्चन अराइज इस तरीके से होता है कि हाउ कैन वी टैकल इन्वायरमेंटल इनजस्टिस आफ्टर डीलिंग या आफ्टर स्टडिंग ऑल दिस। और ये मैं क्वेश्चन अभी आप लोगों के ऊपर छोड़ता हूँ, ये मैं क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ता हूँ कि आफ्टर नोइंग ऑल द डायमेंशंस ऑफ इनजस्टिस के किस तरीके से हम लोकल कम्युनिटीज को अपने टेस्ट सब्जेक्ट्स बना लेते हैं, rather than taking knowledge from them, gaining knowledge from them, from indigenous peoples, from local communities, हम उनको अपना टेस्ट या स्टडी सब्जेक्ट बना लेते हैं। We have to change, we have to shift from this approach ताकि environmental injustice ना हो सके, and we have to work in this regard. I am leaving this question to you, please सोचिए, इसके ऊपर काम करें। एंड अगर हम इसके ऊपर काम करेंगे, देन वी कैन in the coming years, in the coming 2 or 3 years, we can promote all the forms of justice, all the dimensions of justice। हम उनके ऊपर प्रॉपरली एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ला सकते हैं, और हम तीनों को साइमल्टेनियसली चला सकते हैं। एंड दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आज का लेक्चर छोटा था क्योंकि मेजॉरिटी हम जस्टिस को हमारी डिग्रीज के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताता, जो ये डायमेंशन है जस्टिस, जो कि ये पहलू है हमारे पास, किस तरीके से अस हम लोग किस तरीके से इन्वॉल्व कर रहे होते हैं हमारी लोकल कम्युनिटीज को या इंडिजिनस पीपल्स को। ओके मिस फातिमा, आई वाज अबाउट इंक्लूजन एंड इक्विटी। आई हमारे पास था इंक्लूजन एंड इक्विटी। हम लोग आई को स्टैंड कर रहे होते हैं फॉर थ्री टर्म्स। जहाँ पे हमारे पास सस्टेनेबिलिटी का तस्करा होगा, तो सस्टेनेबिलिटी के अंदर हम तीन चीजों को लाजमी देखते हैं: डाइवर्सिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। और आई से बाकी दोनों चीजों की शुरुआत होती है, बाकी दोनों चीजों का तस्करा होता है। तो अभी आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, एंड प्लीज इसको जरूर सुनिएगा, क्योंकि इट इज हार्डली अ लेक्चर ऑफ 40 to 45 minutes आई गेस। एंड आप लोगों को सीखने को बहुत मिलेगा। So this was all from my side. If you have any questions, you please feel free to ask your question, ask your query. आज के लिए एक तरीके से सेशन था छोटा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि कल के लिए आपको मजा आने वाला है, क्योंकि कल देर इज अ न्यू टर्न, और देर इज समथिंग मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू ऑल द थिंग्स इन इन्वायरमेंटल साइंसेज, या एक तरीके से इन इन्वायरमेंटल डोमेन, कि हमें उस चीज़ के ऊपर बात करनी पड़ेगी। एंड हमने उस चीज़ का तस्करा कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं
भी ज़रूर सुना होगा। तो कल हम उसके ऊपर एक और चीज़ के ऊपर बात करेंगे। एंड हमारे जो कल के लिए लेटर्स होंगे हमारे पास कौन कौन से हो चुके हैं। कल के लिए हमारे पास हो गए हमारे के और एल। तो ये चीज़ है। एंड हम लोग इनको तस्करा करेंगे, हम उनके ऊपर प्रॉपरली देखेंगे। So over to you. If you have any questions, if you want to give your views, if you want to uh, say something, I leave the floor to you guys. Otherwise, I will be uh, calling off today's session क्योंकि मेरा काम था पढ़ाना और आप लोगों से सीखना, लेकिन आप लोगों ने कोई सवाल नहीं किया आज। तो आई लीव द फ्लोर टू ओवर टू यू गाइस। अगर कोई सवाल नहीं होगा तो देन आइदर यू कैन जस्ट रिएक्ट एंड फिर हम लोग इसको कॉल ऑफ करते हैं सेशन को। इफ यू हैव नो क्वेश्चन, या अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क योर क्वेश्चन, आस्क योर क्वेरी। जी मिस रिया, ओवर टू यू। जी, थैंक यू सर। सर मैं ऐड करना चाहूँगी कि जब हम लोग आई पढ़े थे और हम लोगों ने एनवायरमेंटल इनजस्टिस की बात की थी, तो हमने ज़्यादा जो है ग्लोबल लेवल पर देखा था, जैसे ब्लैक कम्युनिटीज़ और इंडिजिनस पीपल को। लेकिन अगर हम देखें तो ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की बात करें, तो उस तरह से भी जो ग्लोबल साउथ है वो एनवायरमेंटल इनजस्टिस का शिकार है ग्लोबल नॉर्थ की तरफ से। ऐसे है कि जैसे मेन जो कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो हमारे पास ग्लोबल नॉर्थ में से आते हैं, लेकिन जैसे पाकिस्तान हो गया वो वन ऑफ द मोस्ट वल्नरेबल कंट्रीज़ है। तो इस तरह से ग्लोबल साउथ भी जो है वो एज अ होल एनवायरमेंटल इनजस्टिस का शिकार है। थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस रिया, और आपकी बात बिल्कुल बजा है। और हम लोग इस चीज़ को भी हम लोग ने आई गेस भी सॉर्ट डिस्कस्ड अभी किसी न किसी पॉइंट के ऊपर। आई गेस जस्टिस के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे इस चीज़ को। आपकी बात बिल्कुल बजा है और हम लोगों को इस चीज़ को कंसीडर करना पड़ेगा कि किस तरीके से ग्लोबल नॉर्थ हमारे राइट्स को डिप्राइव करवा रहे हैं। अच्छा, अभी मैं आपको बताऊं तो यूएन एफसीसीसी यूनाइटेड नेशंस पेपर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, उन्होंने भी हमारे लिए और ज्यादा मुश्किलात खड़ी कर दी हैं। एक तरीके से कहने का तो वो हमारे लिए अच्छा है, बट वी कैन नॉट रिप्रेजेंट आवरसेल्व्स या और कंसर्न्स एट द इंटरनेशनल फोरम। मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल दूं तो आपकी बात को सेकंड करूंगा कि लास्ट ईयर जो हमारे पास COP29 हुई थी अजरबैजान के अंदर, बाकू के अंदर, क्लाइमेट चेंज के जुमरे के अंदर। तो उसके अंदर यूएनएफसीसीसी ने ये डिसाइड किया था कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा बैजेस देंगे, ज्यादा से ज्यादा एक्रीडेशन देंगे ग्लोबल साउथ को एज कम्पेयर टू ग्लोबल नॉर्थ। एंड ये चीज हमारे लिए बैकफायर करेगी। अपनी तरीके से ये तो और उन्होंने किया भी, लेकिन ये चीज हमारे लिए बैकफायर कर गई। बैकफायर किस तरीके से कर गई? बैकफायर इस तरीके से कर गई कि बाकी पिछली तमाम कॉप्स के अंदर, चाहे वो COP28 हो, चाहे वो COP27 हो, COP26 हो, जो कि ग्लासगो, शर्म अल शेख, दुबई के अंदर हुई थी, उन तमाम कॉन्फ्रेंसिस के अंदर, उन तमाम कॉप्स के अंदर ग्लोबल साउथ क्या करती थी? ग्लोबल साउथ के जितने भी हमारे पास डेलीगेट्स होते थे, जितने भी हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, वो ग्लोबल नॉर्थ की एक्रीडेटेड ऑर्गेनाइजेशंस को कॉन्टेक्ट करती थी कि प्लीज प्रोवाइड अस अ बैच, प्लीज प्रोवाइड अस द फंडिंग। हम लोग आपके कंसर्न्स को भी रिप्रेजेंट करेंगे और अपने ग्लोबल साउथ के भी कंसर्न्स को रिप्रेजेंट करेंगे एट द इंटरनेशनल फोरम। एंड वो ऐसे ही करते थे। लेकिन इस स्टेप के बाद से उनके पास ना तो फंडिंग थी, ना उनके पास बैजेस थे। और यूएनएफसीसीसी ने लास्ट ईयर ग्लोबल नॉर्थ को बहुत ही कम बैजेस दिए थे एज कंपेयर टू ग्लोबल साउथ, जिसकी वजह से हमारा एक खास तबका ग्लोबल साउथ की तरफ से टॉप को रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाया, टॉप के अंदर रिप्रेजेंट ही नहीं कर पाया अपने कंसर्न्स ग्लोबल साउथ की तरफ से। बिकॉज बैजेस तो मिल रहे थे, लेकिन क्या करते उस उन बैजेस का, क्योंकि उनको फंडिंग ही नहीं मिल रही थी। पहली कॉन्फ्रेंसिस के अंदर उनको फंडिंग ग्लोबल नॉर्थ देता था, लेकिन इस दफा तो वो ग्लोबल नॉर्थ भी नहीं दे पाता। और इस दफा ये था कि अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को, जो कि यूएन की तरफ से एक्रीडेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसको 15 बैजेस मिलते थे पिछली तमाम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो पिछली तमाम कॉप्स के अंदर, तो लास्ट ईयर की जो कॉप थी, जो कि अजरबैजान के अंदर कॉप थी, उसको 15 के बजाय सिर्फ और सिर्फ 3 या 4 बैजेस दिए गए थे। एंड पहले जो 15 ऑर्गेनाइजेशन, उनको 15 बैजेस मिलते थे, तो 10 बैजेस वो अपने लिए रखते थे, 5 बेशक वो अपने ग्लोबल साउथ को देते थे। तो लास्ट ईयर उन्होंने एक भी ग्लोबल साउथ को नहीं दे सकते थे बिकॉज दे लैक द बैजेस। सो ये एक तरीके से हमारे पास आप कह लें थोड़ा सा खेल है। इसके अंदर भी थोड़ी सी ग्रीन वॉशिंग की जाती है यूएन की तरफ से।
थोड़ा इस मत के अंदर, बट यस देयर इज एन इनजस्टिस फ्रॉम द ग्लोबल नॉर्थ टू ग्लोबल साउथ। अब चाहे वो आप कहने भी रिसेंटली इस मत में हो कि ग्लोबल नॉर्थ किस तरीके से ऑयल रिजर्व्स ले रही होती है डिफरेंट ग्लोबल साउथ की कंट्रीज से, और उनको कम पैसा देती है, या एक तरीके से उनसे वर्क लेबर करवाती है और उनको कम पैसा देती है। तो ये चीज़ है, कुछ एग्जांपल्स जो कि हम लोगों ने कल भी डिस्कस की थी। और हम लोग, और मैं ग्लोबल साउथ की तरफ से लोग क्यों जाते हैं ग्लोबल नॉर्थ की तरफ? एक बेटर क्वालिटी ऑफ लिविंग के लिए, कि वो अपनी फैमिलीज को सस्टेन कर पाए। अगर वो कंडीशन उनको यहाँ पे मिलेंगी तो वो क्यों जाएंगे ग्लोबल नॉर्थ? तो यही चीज है, एंड दिस इज और आंसर जो कि हमें मिलता है। मिस सलमा, आपको इंशाल्लाह स्लाइड्स मैं ट्राई करता हूँ कि कल एंड तक दे दूँ, कल शाम तक या ऑन ट्यूसडे तक, मैक्सिमम ट्यूसडे तक, क्योंकि मंडे को थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा, बट आइदर कल या ट्यूसडे तक। तो ये चीज़ है आपको। सो थैंक यू सो मच। आई गेस किसी और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डू लेट मी नो। I am here to answer all your queries. I am here to listen. I am here to learn from you, just like you guys. Okay, I guess किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है। Thank you so much for joining today. Looking forward to seeing you tomorrow. कल के सेशन जरूर ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि कल हमारे पास एक चीज़ है जो कि एक मेजर प्रोटोकॉल था UNFCCC की तरफ से क्लाइमेट चेंज की डोमेन के अंदर, और हम लोग उसको सस्टेनेबिलिटी का पार्ट बनाए हुए हैं। और एक हमारे पास एक और चीज़ है जो कि आप लोगों ने पहली मरतबा उसका नाम सुनेंगे। तो दिस इज द थिंग। Do join tomorrow. Looking forward to seeing you all at tomorrow's session. Thank you so much for joining today's session. Good night. शब बखैर, खुदा हाफिज। अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा। खुदा हाफिज।